मोस्ट वेलकम बच्चों, इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे WBCs के रिलेशन में। क्या पढ़ना है हमें? WBCs, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में ब्लड, प्लाज्मा, RBC, ठीक है, ये सब डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइट ब्लड सेल्स, और इनका जो कॉमन नेम होता है, अनदर नेम होता है, ल्यूकोसाइट के नेम से जाना जाता है। ठीक है, हम कह सकते हैं WBCs आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोमीन क्या होता है? ल्यूकोमीन क्या होता है? वो वाइट होता है। तो अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लास्टिड, जब प्लास्टिड के टाइप पढ़े थे तब क्या बोला था? ल्यूकोप्लास्ट, याद आया? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो सेम ऐसे यहाँ पे ल्यूकोमीन क्या हुआ? वाइट हो गया। साइट मीन सेल्स हो गई, वाइट सेल्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये जो WBCs होती हैं, ल्यूकोसाइट होती हैं, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, एब्सेंट होता है। और अगर नंबर की बात करते हैं तो नंबर इनका पर क्यूबिक मिलीमीटर 4000 to 8000 होता है। अगर शेप की बात करते हैं तो शेप कैसा होता है? अमीबा लाइक। तो नेचर ने इनको अमीबा लाइक शेप क्यों दे दिया? क्योंकि अगर आपको अमीबा का शेप अगर याद हो तो वैसे तो शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है। तो ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, इन बल्जेस को क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन केस ऑफ अमीबा, like in case of WBCs, leukocytes. These pseudopodia also helps in locomotion. अब यहाँ पे लोकोमोशन की क्या ज़रूरत है भाई? अगर ये ब्लड वेसल्स आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स में अगर ये सर्कुलेट कर रही हैं तो इनको लोकोमोशन की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो हम आपको कह दें WBCs जो होती हैं हमारी बॉडी की फाइटर सेल्स होती हैं, फाइटर सेल्स। और जब कहीं पे इंजरी होगी तो उनको ब्लड वेसल से निकल के जाना होगा बाहर। कहाँ जाना होगा? टिश्यूज़ में जाना होगा। ठीक है, तो ये क्या करती हैं? स्क्वीज करती हैं। क्या करती हैं? स्क्वीज करती हैं। तो स्क्वीज होना तभी पॉसिबल है जब इनका शेप कैसा हो जाए? अमीबॉइड हो जाए। ठीक है ना? तो स्क्वीजिंग जो होती है ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज करके टिश्यूज़ में चली जाती हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाई एपिडेसिस। क्या बोलते हैं? डाई एपिडेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, डिफाइन द क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, या फिर MCQ में क्वेश्चन में एक होता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स फॉलो डाई एपिडेसिस। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट WBCs फॉलो डाई एपिडेसिस, जहाँ पे क्रॉस ऊजिंग आउट करती। तो अपने पास एक इसका इमेज भी ड्रॉ है कि कैसे WBCs डाई एपिडेसिस का फिनोमेना रिप्रेजेंट करती। तो आप यहाँ पे जज कर पा रहे हैं, ये RBC है। ठीक है, इट इज़ WBC। अब आप देखिए ये क्या है दिखा रखा है? ये ब्लड कैपिलरी दिखा रखा है। तो आप ये देख पा रहे हैं स्क्वीज आउट हो रही है। इसने क्या किया? WBC ने क्या किया? पहले तो ये कैपिलरी के अंदर है, ब्लड वेसल के अंदर है, फिर धीरे धीरे आप क्या देख पा रहे हैं? निकल के बाहर आ रही है। मीन डायबिटीज का फिनोमेना हो रहा है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब डायबिटीज क्यों हो रही है? जहाँ पे इंजरी हुई होगी तो इंजर्ड पार्ट से जर्म्स भी तो एंट्री करेंगे ना, तो उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना है कैसे भी, एंटीबॉडी बना के या फिर फैगोसाइटोसिस करके जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना है। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट बात पे। क्या कह रहे हैं? ल्यूकोसाइट जो होती हैं अपना 90% टाइम कहाँ पे स्पेंड करती हैं? टिश्यू फ्लूइड में करती हैं या फिर लिम्फ में करती हैं। और बहुत थोड़ा टाइम जो होता है, वेरी लिटिल टाइम स्पेंड इनका होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, फिर से एक बार समझेंगे। ल्यूकोसाइट का 90% जो टाइम होता है वो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ के विद इन स्पेंड होता है, वहीं पर 10% जो टाइम होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर स्पेंड होता है। अभी जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनके टाइप पे आते हैं। ल्यूकोसाइट्स आर क्लासिफाइड into two groups on the basis of certain granules. If leukocyte have granules are called granular. If they does not have granules are called non-granular. Specifically, these are classified into two major groups, granular and non-granular. But
टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स आर कॉल्ड 5 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। ये देखिए 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स होते हैं। तो पहले तो हम आपको ये दिखाते हैं कि 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स होते कौन कौन से हैं। ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 3 तो आपको नज़र आ गए कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, और 2 और होते हैं किस फॉर्म में नज़र आएंगे, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता है क्या है कि एसिडोफिल, बेसोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल, दीज आर इंक्लूडेड इन ग्रैनुलर, दीज आर इंक्लूडेड इन ग्रैनुलर। ये देखिए ग्रैनुलर में 3 आ रही है, न्यूट्रोफिल आ गए, स्नोफिल आ गया, बेसोफिल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इनकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो इनकी जो प्रिपरेशन है हमारी बॉडी के अंदर, ये कहाँ पे होती होगी? तो प्रिपरेशन इनकी बोन मैरो में हो रही है, बोन मैरो में हो रही है, कॉमन थिंग है। अब आपका जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि न्यूट्रोफिल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के लोब का नंबर कितना होगा? 3 to 4 लोब होगा। ठीक है, वर्किंग क्या होती है? फैगोसाइटोसिस करना। स्नोफिल का वर्क क्या होता है? एलर्जी में पार्टिसिपेट करना, एलर्जी में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, एसोसिएटेड विद एलर्जी। ठीक है, एलर्जी में पार्टिसिपेट करने के साथ साथ ही एंटीटॉक्सिन भी सिक्रेट करती हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ भी करती हैं। बेसोफिल की अगर बात करेंगे तो यहाँ से निकलता है हिस्टामीन, हिस्टामीन, जिससे क्या होता है? इन्फ्लामेशन। साथ में क्या होता है? ब्लड वेसल डायलेट भी कर जाती है। ये बात आपको हम बता दें कि जब कभी भी बॉडी पे कोई इंजरी हो जाती है तो इंजरी पार्ट पे इन्फ्लामेशन फील होता है ना, तो वो इन्फ्लामेशन बेसोफिल की वजह से ही होता है। अब स्नोफिल के न्यूक्लियस की बात करिए तो न्यूक्लियस में 2 लोब होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव में एक होता है एनटीएससी टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल में 3 से 4 लोब मिलेंगे, स्नोफिल में 2 लोब मिलेंगे। बेसोफिल की जब बात करेंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियस लार्ज तो होता है लेकिन नोब का नंबर क्लियर नहीं हो पाता, राइट। अब हम नॉन ग्रैनुलर पर डिस्कशन करते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? फैगोसाइटिक नेचर, फैगोसाइटिक नेचर होता है। तो आपके पास जो ल्यूकोसाइट हैं इनमें 2 ऐसी सेल्स हैं जो फैगोसाइटिक नेचर वाली होती हैं। कौन कौन सी? एक तो हमने आपको मोनोसाइट बताया, दूसरी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट आर फैगोसाइटिक इन नेचर। ठीक है, वहीं पे लिम्फोसाइट की बात करेंगे तो ये स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसीज होती हैं, इनके पास सिंगल लार्ज न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और में एक होता है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस किस में होगा? लिम्फोसाइट में होगा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होंगी? लिम्फोसाइट होंगी। इनका वर्क होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब अगर प्रिपरेशन की बात करें तो लिम्फोसाइट की प्रिपरेशन कहाँ पे होगी? बोन मैरो के अंदर होगी। ये लिम्फ ग्लैंड, जैसे स्प्लीन की बात करिए, टॉन्सिल की बात करिए। ठीक है, लिम्फोसाइट की प्रिपरेशन कहाँ पे होगी? स्प्लीन और टॉन्सिल के विद इन, और बोन मैरो तो प्लेस होता ही होता है। ठीक है, वहीं पे मोनोसाइट की जब बात करेंगे तो इनका प्रिपरेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो के विद इन होता है। तो आपको एक कॉमन सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, इनकी जो प्रिपरेशन होती है वो कहाँ पे होती है? बोन मैरो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट से प्रिपरेट एंटीबॉडी फॉर्मेशन के बारे में। एंटीबॉडी कैसे प्रिपरेशन होती होगी? तो बच्चों, जब भी हमारी बॉडी के अंदर जर्म की एंट्री करवा दी जाती है, जर्म कैसा होना चाहिए? न्यूट्रलाइज होना चाहिए या फिर किल्ड जर्म होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर वैक्सीन अगर दी जा रही है कोविड की, तो कोविड के वैक्सीन में न्यूट्रलाइज जर्म को एंट्री कराया जा रहा है। और जब भी ऐसा होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए वैक्सीनेशन की बात को बताया गया है, तो वैक्सीनेशन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ को। अब ऐसा नहीं होता कि भाई ऐसा है कि एक ही टाइप की एंटीबॉडी जो होगी वो सभी जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। बात समझ आ रही है? तो लिम्फोसाइट स्पेशली क्या करती है? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं, और एंटीबॉडी तभी प्रोड्यूस होगी जब किल और न्यूट्रलाइज जर्म्स को हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया गया होगा। और ये वीकेंड जर्म्स होते हैं, ठीक है, या फिर इनके सब्सटेंस होते हैं। वैक्सीन की जब एंट्री कराते हैं तो ये जो होती हैं डब्ल्यूबीसीज, लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं इनको एंटीटॉक्सिन के नेम से भी जाना जाता है। किसके नेम से जाना जाता है?
एंटीटॉक्सिन के नेम से जाना जाता है। क्योंकि होता क्या है, जब भी डिजीज कॉजिंग जर्म हमारी बॉडी में एंट्री करता है, ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करता है, तो पॉइजनस सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जिनको टॉक्सिन बोला जाता है। अब इनकी अगेंस्ट ही तो एंटीबॉडीज बनेंगी, इनका वर्क क्या होगा, इनको न्यूट्रलाइज करना, डिटॉक्सीफाई करना, ठीक है, न्यूट्रलाइज करना, ठीक है। दे एक्ट एज एंटीटॉक्सिन्स। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारी बॉडी में लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। मतलब अगर डिजीज से रिकवर्ड हो चुके होंगे तब भी, तो हमारा जो वैक्सीनेशन की जो प्रिंसिपल है वो इसी पे वर्क करता है कि वैक्सीनेशन दे दिया, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर अगेन अगर उस वैक्सीन से रिलेटेड जर्म, ठीक है, अब क्योंकि वैक्सीन तो जर्म से रिलेटेड ही दिया जाएगा ना, जैसे कोविड, कोरोना जो वायरस है या स्पेसिफाई कोई वायरस है, ठीक है, उससे रिलेटेड वैक्सीन दी जा रही होगी, दी गई होगी। जब वैसा ही वायरस अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंट्री करेगा तो क्या होना है, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये एंटीबॉडी और एंटीटॉक्सिन की बात हो गई। अब आते हैं इस आपके इस ब्लू बॉक्स के अंदर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स दिए, एक दिया हुआ है ल्यूकीमिया, दूसरा क्या दिया हुआ है, ल्यूकोपेनिया। तो यहाँ से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमने आपको क्या बोला, 2 वर्ड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, एक नज़र आ रहा है ल्यूकीमिया, दूसरा क्या नज़र आ रहा है, ल्यूकोपेनिया। तो ल्यूकीमिया की जब बात करेंगे, ये कैंसर का एक टाइप होता है जहाँ पे WBC इसका नंबर जो होता है वो एबनॉर्मल तरीके से क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नंबर इंक्रीज हो गया तो हम कहेंगे ल्यूकीमिया हो जाता है। लेकिन जब बात आएगी ल्यूकोपेनिया की बात आएगी तो यहाँ क्या हो रहा है, एबनॉर्मल डिक्रीज हो रहा है। 2 बातें यहाँ पे आपको समझनी है। अगर WBC का नंबर राइज कर जाए, ठीक है, एबनॉर्मली राइज कर जाए, तो हम बोलते हैं कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह का एक फैटल डिजीज होती है, एक खतरनाक बीमारी होती है जिसका एक ही तरीका होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, ठीक है। करेंटली इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है, ओनली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और कोई तरीका ही नहीं होता। लेकिन अगर WBC का नंबर अगर डिक्रीज़ हो जाता है, एबनॉर्मली डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेटलेट्स के अबाउट, ठीक है, ब्लड सेल का प्लेटलेट। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका एक अनदर नेम और होता है, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। जैसे RBC का नेम था क्या, इरिथ्रोसाइट, WBC का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं, ठीक है, इनका जो शेप होता है ओवल होता है या फिर राउंड होता है। तो वैसे RBC WBC की कंपेयरिंग में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, माइन्यूट होती हैं, स्मॉल होती हैं ऑन कंपेयरिंग टू RBC एंड WBC। और जैसे हम लोगों ने RBC पे कहा था ना कि RBC जो होती हैं वो भी जो मेच्योर RBCs होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, ठीक है। इन बातों पे ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये भी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड एंड फ्लोटिंग इन द ब्लड सेल्स, ठीक है, ब्लड में फ्लोट करती हैं। नंबर की जब बात करते हैं तो पर क्यूबिक मिलीमीटर इनका नंबर होता है 2 लाख टू 4 लाख का नंबर एक एडल्ट बॉडी के अंदर। अब अगर प्रिपरेशन की बात करेंगे तो इनकी जो प्रिपरेशन होती है किन्हीं स्पेसिफिक सेल से होती है, उन स्पेसिफिक सेल को क्या बोला जाता है, मेगा कैरियोसाइट। जायंट सेल होती है मेगा कैरियोसाइट, वहाँ से प्लेटलेट डिराइव होती हैं रेड बोन मैरो के अंदर। ये बात समझ में आ गई। अब इनके लाइफ स्पैन की बात करिए तो लाइफ स्पैन होता है 3 to 5 डेज। लेकिन हम अगर आपको कह दें कि WBC का लाइफ स्पैन, ये तो हम लोगों ने कहीं डिस्कस ही नहीं किया था, तो 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज का होता है, आप उसको 2 वीक बोल सकते हैं। और RBC का लाइफ स्पैन क्या बोला था, 120 डेज, ठीक है। तो ये आप डेटा याद रखेंगे, RBC का 120 डेज होता है, WBC इसका 15 डेज होता है। और जब हम प्लेटलेट्स की बात कर रहे हैं तो प्लेटलेट्स का जो लाइफ स्पैन होता है वो 3 से 5 डेज का होता है, ठीक। और 3 से 5 डेज के बाद फिर क्या होगा, तो ये स्प्लीन में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ठीक है, स्प्लीन में जाकर के
डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब अगर फंक्शन की बात करते हैं तो उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करवाना, और क्लॉटिंग वहीं होगी जहाँ पे इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे इंजरी हो जाएंगी तो उस प्लेस पे क्या करती हैं, ये रिलीज करती हैं कुछ केमिकल सब्सटेंस को, और वो केमिकल सब्सटेंस होता है एक एंजाइमेटिक सब्सटेंस जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। और ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, इनिशिएट करता है, क्या करेगा, इनिशिएट करता है ब्लड क्लॉटिंग फिनोमेना को, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पर डिस्कशन किया। अब आपने इतनी बातों को सुन करके हमें लगता है कि काफ़ी कुछ सीख लिया होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं कोआगुलेशन की तरफ, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग को देखने के लिए हम लोग चलते हैं एक फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्लो चार्ट से ही आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो वेसल डैमेज हो गई, ठीक है। वेसल डैमेज होने के बाद देखिए यहाँ पे एम्प्टी स्पेस नज़र आ रहा है, लेकिन आप क्या नज़र आप कर पा रहे हैं, प्लेटलेट्स ने प्लग कर दिया, ठीक है। प्लेटलेट्स यहाँ पे आ गई, उन्होंने प्लगिंग करनी स्टार्ट कर देंगी, फाइब्रिन थ्रेड बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो ये तो एक शॉर्ट इमेज बन गया, ठीक है। लेकिन जो रियल पिक्चर हमारी है वो क्या है, वो ये, ठीक है। इंजर्ड टिश्यूज़, ठीक है, जहाँ पे टिश्यू इंजर्ड हो गए तो वहाँ से ब्लड वेसल्स भी डैमेज हो जाएंगी, प्लेटलेट्स निकलेंगी। तो यहाँ से जो टिश्यूज़ होते हैं और जो प्लेटलेट्स होते हैं दोनों के दोनों रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो सिक्रीशन है, रिलीज़ है, वो कौन करता है, ओनली प्लेटलेट्स या फिर ओनली इंजर्ड टिश्यू या फिर बोथ। तो बोथ टिश्यू एंड प्लेटलेट्स रिलीजेज थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज बोला जाता है, ठीक है, जिसको फैक्टर एक्स भी बोलते हैं। अब देखिए एक ही केमिकल सब्सटेंस के 3 नेम होंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन कह दिया, थ्रोम्बोकाइनेज कह दिया, फैक्टर थर्ड बोल दिया। तो फैक्टर थर्ड बोल सॉरी फैक्टर 10। तो फैक्टर 10 जो होता है ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप सोच रहे होंगे प्रोथ्रोम्बिन कहाँ से आ गया, तो जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो ब्लड प्लाज्मा में ही होता है, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिनोजन भी बोलते हैं। तो थ्रोम्बिनोजन जो होगा वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। अब फिर से क्या होता है, ये जो थ्रोम्बिन होता है ये एक्ट लाइक एंजाइम, और ये सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है जो इनसॉल्युबल होता है। इससे हुआ क्या, एक नेटवर्क बन गया। अब जब नेटवर्क बन गया तो आरबीसी जो पीछे से आ रही है उसमें इंटेंगल्ड हो जाती हैं, इंटेंगल्ड मतलब फंस गई, ठीक है। तो वहाँ पे एक फिल्म प्रिपेयर हो जाती है जिसको हम क्लॉट के नेम से जानते हैं। ये बात समझ आ रही है। तो ये जो क्लॉटिंग का जो टाइम होता है वो 2 से 3 मिनट का टाइम होता है। अब आपके पास एक इमेज ये बना हुआ है, इस इमेज को देखिए आप, यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि क्लॉटिंग हो रही है, ठीक है। फाइब्रिन थ्रेड बन गया, कॉर्पसल्स उसी में एंटेंगल्ड हो गए, और कंप्लीट होते होते क्लॉट बॉटम पे सेट हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो येलो कलर का पार्ट आपको बच रहा है वो क्या है, सीरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन सीरम। तो सीरम इज अ ब्लड रिमेन आफ्टर क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड रिमेन आफ्टर क्लॉटिंग। तो इसको क्या बोलोगे आप, सीरम बोलोगे, ठीक है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके पास लिखे हुए क्या, कि जब किसी को डेंगू हो जाता है, क्या हो जाता है, डेंगू, वायरल डेंगू फीवर हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, प्लेटलेट्स का नंबर तो डिक्रीज हो गया, प्लेटलेट्स का नंबर एबनॉर्मली फॉल हो जाता है, ठीक है, लो काउंट हो जाता है। तो उस जगह पे फिर कोगुलेशन जो होगा वेरी स्लो होगा, ठीक है। अब इससे होने वाली क्या प्रॉब्लम आती है, हेमरेज, बॉडी के अंदर हेमरेज होने लगता है, और ये बड़ी डेंजरस होती है, जिससे डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बातें हम लोगों ने कोगुलेशन पे पढ़ी, प्लेटलेट्स पे पढ़ी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो होता ये है कि जब कभी भी कोई पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन बीमार पड़ गया, ठीक है, या फिर उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या हो सकता है कि कोई सर्जिकल ऑपरेशन को उसने फेस किया हो, तो उसे रिक्वायरमेंट हो जाती है ब्लड की,
ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो अब उस पोजीशन में क्या होता है, उसकी बॉडी में ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लड किसी का भी लेके आएंगे और ब्लड को इंजेक्ट कर देंगे। तो कोई हेल्दी पर्सन होगा जिसको डोनर बोलेंगे और उसके ब्लड को पेशेंट की वेन में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। लेकिन ट्रांसफ्यूज़न तभी पॉसिबल है जब ब्लड कैसा हो, कंपैटिबल हो। नॉन कंपैटिबल ब्लड को नहीं इंजेक्ट करेंगे, नहीं तो हो जाएगी उसकी डेथ। बात समझ रहे सारे बच्चे? तो डोनर जो होगा वो रेसिपिएंट को ब्लड प्रोवाइड करेगा, लेकिन ब्लड कंपैटिबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे वर्क किया था किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने वर्क किया था। ठीक है, तो ब्लड जो ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, बी एंड ओ। तो जो ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप की जो डिस्कवरी है वो कार्ल लैंडस्टीनर के थ्रू की गई ह्यूमन के केस में। तो किस बेस पे जो 4 ग्रुप्स बनाए जाते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे बनाए जाते हैं। तो जैसे आप इस टेबल में देख पा रहे हैं, ब्लड ग्रुप के 4 टाइप, ए बी एंड ओ। तो ये जो प्रेजेंस है 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप की, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के बेस पे, बताए जा रहे हैं। 2 टाइप के एंटीजन, तो पहले तो यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीजन बी, और उसी के बेस पे एंटीबॉडीज़ होंगी। एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। ठीक है, इस बेस पे ब्लड ग्रुप को क्लासीफाई किया गया। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन दोनों मिलेंगे, लेकिन अगर ओ है तो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। यहाँ से बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है, ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट में क्वेश्चन पुट अप होता है यूनिवर्सल ब्लड डोनर ओ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है? ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखा है। अब चलते हैं आर एच सिस्टम की तरफ, आर एच सिस्टम की तरफ चलते हैं। तो ये रहा हमारा आर एच सिस्टम। तो आर एच सिस्टम की बात कहाँ से आ गई? तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि 3rd एंटीजन और होता है जिसको बोलते हैं आर एच एंटीजन। क्या बोलते हैं? आर एच एंटीजन बोलते हैं। तो इस आर एच एंटीजन का क्या मीन निकला? आर एच स्टैंड फॉर रीसस मंकी, कॉमन मंकीज जो होते हैं उनमें डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, तो ये 80% ह्यूमन में भी मिलता है। तो जिन पर्सन में आर एच एंटीजन की प्रेजेंस होती है तो उनको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। जिन पर्सन में आर एच एंटीजन की प्रेजेंस होती है उनको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, और जिनमें आर एच एंटीजन की एब्सेंस होती है उनको बोलते हैं आर एच नेगेटिव पर्सन। ठीक है, नेचुरली आर एच एंटीजन की कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ठीक है, आर एच एंटीबॉडी एब्सेंट होती है नेचुरली, लेकिन अगर कोई आर एच नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, आर एच नेगेटिव पर्सन है और ध्यान नहीं दिया गया, उसको आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया गया, तो उसकी बॉडी में क्या होगा? उसकी बॉडी में क्या होगा? आर एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी, होती नहीं नेचुरली, प्रोड्यूस हो जाएंगी फर्स्ट ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे। ठीक है, लेकिन अगर अगेन फिर से आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया जाए तो फिर उससे होगी प्रॉब्लम, लीड टू डेथ। ये नेचुरल बात हो रही है। ठीक है, हो सकता कोई एलर्जी हो जाए। फिर से एक बार समझेंगे, आर एच एंटीजन है क्या? एक प्रोटीन जो रीसस मंकी में ऑब्जर्वेशन में आई। ठीक है, ये ह्यूमन में भी मिलती है लेकिन सभी में नहीं मिलती, कुछ ही लोगों में मिलती है, 80% पीपल में मिलती है। ठीक है, जब कभी भी कोई बीमार पड़ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, उसको ब्लड की नीड हो गई और वो था आर एच नेगेटिव, आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड दे दिया गया, तो उसकी बॉडी में क्या हुआ? आर एच एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगी तो फर्स्ट ट्रांसफ्यूज़न पे। लेकिन सेकेंड ट्रांसफ्यूज़न फिर से हुआ और उस आर एच नेगेटिव पर्सन में, तो अब क्या होगा? जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो आरबीसी पे अटैक कर देती हैं, तो उसकी डेथ होने के चांस होते हैं। ठीक है, लीड टू द डेथ। दिस इज सिमिलर टू अ डेवलपमेंट ऑफ एन एलर्जी, एलर्जी की वजह से ऐसा हुआ होगा। ठीक, अब एक केस और आता है आर एच एंटीजन से रिलेटेड, वो क्या होता है? आर एच फैक्टर इन प्रेगनेंसी। यहाँ पे जरा आप समझिएगा,
अगर मदर कैसी है, RH नेगेटिव है, मदर की बात क्या कर रहे हैं, RH नेगेटिव, ठीक है। वहीं पे अगर हम फादर की बात करते हैं, ठीक है, हस्बैंड कैसा हो गया, RH पॉजिटिव हो गया। तो अगर हम बात करें RH पॉजिटिव फादर और RH नेगेटिव मदर के बिटवीन, जब वो कंसीव करेगा चाइल्ड को, ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन RH नेगेटिव मदर के अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो गई। अब सेकेंड टाइम में अगर चाइल्ड को कंसीव करते हैं तो फीटस की डेथ होने की पॉसिबिलिटी होती है या फिर एबॉर्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये RH फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए एक फ्लो चार्ट यहाँ पे बना हुआ है कि कौन सा ब्लड ग्रुप डोनर किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो अगर सपोज दैट किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट कर सकता है, AB वाले को डोनेट कर सकता है, बी वाला जो होगा बी को डोनेट कर सकता है, ठीक है, AB को डोनेट कर सकते हैं, AB वाला जो होगा केवल AB को ही डोनेट कर पाएगा, O वाला सभी को डोनेट कर सकता है। तो इसलिए AB को क्या बोलते हैं, AB को आप देखिए इसने A से भी लिया, B से भी लिया, AB से भी लिया, O से भी लिया, बात समझ में आ रही। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गए, देखिए लिखा हुआ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए तो इस तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना ये चैप्टर, आधा चैप्टर तो कंप्लीट ही कर लिया, 50% चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ठीक है। इसमें हम लोगों ने बॉडी फ्लूइड के अबाउट पढ़ लिया, वो भी ब्लड के अबाउट, और ब्लड के जो कंटेंट होते हैं, ब्लड से रिलेटेड जानकारियाँ हम लोगों ने प्राप्त कर ली। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के अबाउट। किसके बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के अबाउट पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर नंबर 1 और ये जो लेक्चर नंबर 2 है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।